हेलो फ्रेंड्स, वेलकम एंड वेलकम बैक टू माय चैनल वेदा ऑफ आईयू। आज हम पढ़ने वाले हैं अपरा के बारे में। तो अपरा का निर्माण कैसे होता है। जब गर्भिणी स्त्री का जो आर्तव व स्रोतस है, जब गर्भ इसे रोक लेता है गर्भाशय में, तो आर्तव का स्राव नहीं होता है। तो वो नीचे से अवरोध होने के कारण क्या होता है, ऊपर की ओर आता है और अपरा का निर्माण करता है। तो जो बच जाता है, शेष जो बच जाता है, वो स्त्री के जो शरीर में ऊपर की तरफ जाकर स्तनों में प्रविष्ट होता है। तो उससे क्या होता है, स्तन की उत्पत्ति होती है। ठीक है। डल्लर ने क्या बताया है कि जो अपरा है उसमें रक्त से और गर्भ नाभि के रस से नाड़ी की उत्पत्ति मानी गई है। क्यों? क्योंकि गर्भ रस और रक्त वाहिनियों दोनों का ही अवरोध कर देता है, इसलिए। तो ये जो अपरा है ये 3 मास में बन जाता है। तो गर्भ से गर्भ नाभि नाड़ी, जिसे हम अम्बिलिकल कॉर्ड कहते हैं, उसके द्वारा अपरा तक जाता है और अपरा से मातृ हृदय में जाता है बाय रक्तवाहिनी। ठीक है, अपरा जाता है। तो माता के रस रक्त द्वारा ही गर्भ के शरीर की वृद्धि होती है। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि रस कैसे जाता है, गर्भ नाभि नाड़ी से अपरा तक जाता है और अपरा से मातृ हृदय में रक्तवाहिनी उसके अकॉर्डिंग जाता है। ठीक है, रक्त वाहिनियों के थ्रू जाता है। फिर नाभि नाड़ी निर्माण क्या होता है, ये कब होता है, जब नाभि उसे गर्भ के अंग प्रत्यंग व्यक्त हो जाते हैं, तब गर्भ में नाभि जो है वो नाड़ी द्वारा अपरा से संबंधित होती है। और ये अपरा जो होता है ये मातृ हृदय से संबंधित होता है। तो जो मातृ मातृ हृदय से संबंधित होता है, तो ये मातृ का जो आहार होता है वो रस धमनियों से जाता है, अपरा में आता है। और फिर क्या होता है, यह अपरा गर्भ नाभि नाड़ी से गर्भ की नाभि से होता है और नाभि से गर्भ के शरीर में प्रविष्ट होता है। तो ऐसे क्या होता है, ये इसका जो पोषण है इस तरीके से होता है। जैसे हमने यहाँ पे बताया कि अम्बलाइकस, फिर अम्बलाइकल कॉर्ड, देन प्लेसेंटा, देन यूट्रस, ऐसे बताया गया है। फिर जरायु क्या होता है, जो एमनियोटिक मेम्ब्रेन होती है उसे हम कहते हैं जरायु। अपरा से लगा हुआ एक क्या होती है, कला कोश होती है, जो गर्भ शरीर के चारों ओर घेरा रहता है। ठीक है, उसे हम क्या कहते हैं, उल्वा। फिर उल्वोदक क्या होता है, ये होता है एमनियोटिक फ्लूइड, जो पानी भरा रहता है ना बच्चे के चारों तरफ, उसे कहते हैं एमनियोटिक फ्लूइड। तो ये अपरा में एक द्रव होता है जिसमें गर्भ शरीर नाभि नाड़ी से लटका हुआ तैरता रहता है, और गर्भोदक उसे कहते हैं। फिर गर्भ उद्घातक भाव क्या होते हैं, जो गर्भ को कष्ट दें, ऐसे भाव बोले गए हैं। जैसे कि विषम आसन में लेटना, या फिर वात मूत्र पुरीष का वेग रोकना, या फिर कठोर रूप से व्यायाम करना, गरम चीज़ खाना, तीक्ष्ण उष्ण ये ज़्यादा खाना, कम मात्रा में खाना खाना। ठीक है, जब ये गर्भिणी स्त्री इसका सेवन करती है तो क्या होता है, गर्भ अंदर ही मर जाता है, या उसका जल्दी से स्राव हो जाता है या पात हो जाता है, गर्भ सूख जाता है, ऐसा कहा गया है। फिर इसी प्रकार क्या कहा है, गर्भाशय में आघात लगने पर, पीड़ा लगने पे, या अधिक गहरे में झाँकने पर, कूप में झाँकने पर, प्रताप को बार देखने से अकाल में ही गर्भ का स्राव हो जाता है। और क्या हो सकते हैं, अधिक रूप से शरीर में क्षोभ उत्पन्न करने वाली जो सवारी होती हैं, चलने से या अप्रिय शब्द को ज़्यादा सुनने से गर्भ क्या होता है, पूर्व गिर जाता है। ठीक है, उससे पहले ही गिर जाता है, समय से पहले। तो ये सब बोला गया है यहाँ पर। कलह करे, है ना, या फिर कली प्रिय हो, लड़ाकू हो, तो उससे क्या होता है, अपस्मार रोग से वो हो सकता है, जो बेबी है, संतान है। अब यहाँ पे क्या बता रखा है कि अधिक रस सेवन करने से क्या हो सकता है। तो मधुर रस का सेवन करेगी तो क्या होगा, प्रमेह गूंगी मोटी हो जाएगी। अम्ल रस करेगी तो रक्तपित्त, त्वचा, अक्षय रोग ये सब हो सकते हैं। देन लवण का सेवन करेगी तो खालित्य पालित्य हो सकता है। और कटु का सेवन करेंगे तो दुर्बल अल्प शुक्र वाली हो सकती है। और तिक्त का सेवन करेंगे तो यक्षमा वर्ण युक्त बलहीन हो सकता है। और कषाय का सेवन करेंगे तो श्याम वर्ण आना उदावर्त रोग युक्त ये सब उत्पन्न संतान हो सकती हैं। ये चरक में मिल जाएगा आपको। फिर क्या होता है, गर्भ में वर्ण उत्पत्ति। पंच महाभूत में से अग्नि महाभूत को तेजो धातु से सभी वर्ण की उत्पत्ति मानी है। जब तेजो धातु गर्भ उत्पत्ति के समय, अगर इसमें तेज धातु तो सब में ही रहता है, लेकिन अगर जल प्रधान है तो गौर वर्ण होता है, पृथ्वी प्रधान है तो कृष्ण वर्ण, पृथ्वी और आकाश प्रधान है तो कृष्ण श्याम, जल और आकाश प्रधान है तो गौर श्याम होते हैं। ठीक है,
देन इसमें शुद्ध शुक्र के लक्षण, स्फटिकावम द्रवम स्निग्धम मधुरम मधुगंधी च शुक्रम इच्छन्तु केचित्तु तैल छौद्र निभम तथा, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पे क्या लक्षण बताए गए हैं कि शुक्र कैसा होना चाहिए, जो सेमन होता है वो कैसा होना चाहिए। तो सुश्रुतर ने बताया है कि स्फटिक के समान श्वेत वर्ण होना चाहिए, द्रव होना चाहिए, स्निग्ध होना चाहिए, मधुर रस वाला होना चाहिए और मधु के समान गंध होनी चाहिए। कुछ आचार्यों ने शुक्र को तैल या मधु के समान दिखने वाला बोला है, ऐसा कहा गया है। तो यहाँ पर ये हमने ऐसे लिख दिया है। फिर यहाँ पर गर्भाव क्रांति क्या होता है, मतलब कि जब पुरुष का मतलब शुद्ध शुक्र वाला पुरुष हो और शुद्ध योनि गर्भाशय शोणित वाली स्त्री हो, जब वो ऋतु काल में संभोग करते हैं तो क्या होता है, शुक्र और शोणित गर्भाशय में संयोग करते हैं। उसके बाद जो क्रियाशील मन है वो जीवात्मा के साथ मिलके गर्भ में प्रविष्ट होता है, तो ऐसे गर्भ की उत्पत्ति होती है। गर्भ सातवें रस के प्रयोग से एवं अन्य बताए हुए उपचारों से उपचारित होता हुआ निरोग होकर बढ़ता है। तो जब प्राप्त काल, जब प्रसव काल होता है तो ये सर्व इंद्रिय युक्त होता है, पूर्ण शरीर अंग वाला होता है और बलवर्ण संहनन मतलब पूरा ठीक से होता है। फिर मात्रज आदि भाव से युक्त होता है, मन के नित्य संबंध के साथ उत्पन्न होता है। तो ये बता रखा है कि कैसे कैसे प्रोसेस होता है डिसेंट होने का। तो गर्भ मतलब क्या होता है, शुक्र शोणित का संयोग, और अवक्रांति होता है परिवृद्धि, कैसे वृद्धि होती है गर्भ की, वो यहाँ पर बताया है। तो ये था हमारा गर्भ विज्ञान का सेकंड पार्ट, जो मैंने फर्स्ट पार्ट में बता दिया। मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूँगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लग रही है तो आप इसे लाइक एंड शेयर कर सकते हैं। थैंक यू।